राधे राधे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तो 4.2 प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट पर बेस्ड है। तो पहले प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए। देखिए, इसका वेरिफिकेशन के लिए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 7 देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 6 देख लीजिए। ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट दे रखा है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर मेरा आंसर आया -28। अब मैंने क्या करा, इसके सारे रो और सारे कॉलम को चेंज कर दिया। मैट्रिक्स में हम इसको ट्रांसपोज और मैट्रिक्स बोलते थे। ऐसा करने पर भी मेरा आंसर सेम ही आया। तो डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट 1 दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस बात का मतलब ये भी है कि अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट ए मैंने कैलकुलेट करा और एक मैंने उसका ट्रांसपोज करने के बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज कैलकुलेट करा, तो वो आंसर आपस में क्या आते हैं, बराबर आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 पर आ जाओ। अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी 2 रो और 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो आंसर जो आता है डिटर्मिनेंट का, उसमें साइन चेंज हो जाता है। इसके लिए एग्जांपल नंबर 7 देखो। आपका डिटर्मिनेंट था ये, इसका आंसर आया -28। मैंने यहाँ पर देखो R2 को इंटरचेंज कर दिया R3 से। ये जो R2 है उसको R3 से इंटरचेंज कर दिया, देखो ये आपस में चेंज हो गई। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, +28। अब नेक्स्ट इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 में है अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी 2 रो और कोई भी 2 कॉलम, एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम कैसे हो, आइडेंटिकल हो, मतलब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर सेम हो तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 0। ये एग्जांपल नंबर 8 देखो। आप यहाँ पर R1 को देखो और R3 को देखो, एलिमेंट्स क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है, तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 है अगर हम डिटर्मिनेंट की किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते तो डिटर्मिनेंट का जो आंसर आता है ना, वो भी उसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके लिए आप लोग ये देखो, एग्जांपल देखो। यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट दे रखा है मुझे, ये डिटर्मिनेंट है, इसका आंसर आ रहा है -28। मैंने क्या करा, R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास डिटर्मिनेंट 1 ऑब्टेंड होता है। तो R1 है 2, -3 और 5। मैंने इसको 2 से इंटू कर दिया तो ये 4 हो गए, माइनस का 6 10, बाकी R2 R3 एज इट इज। तो मेरा जो रिजल्ट आएगा ना, पहले -28 आया था, अब वो -28 2 से इंटू होकर मेरा आंसर कितना आ जाएगा, -56। अब नेक्स्ट इसके बाद हम प्रॉपर्टी नंबर 5 को देखते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 4 से कुछ रिजल्ट भी है, वो सुनो आप। यहाँ रिमार्क्स में लिखा हुआ है, बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी 1 रो और एनी अदर कॉलम ऑफ ए गिवन डिटर्मिनेंट। इसके लिए आप एग्जांपल नंबर 9 देखो। भाई प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या कह रही है कि हम किसी रो में से किसी कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा तो वो कॉमन भी ले सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट है तो यहाँ 102, 18 और 6, देखो फैक्टर 6 × 17, 6 × 3, 6 × 6, तो यहाँ पर हम 6 कॉमन ले सकते हो। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 का मतलब है। अब इसके बाद प्रॉपर्टी नेक्स्ट रिमार्क देखो, इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब अगर उनका रेशियो बराबर हो तो भी डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप एग्जांपल नंबर 9 से समझ लो। R1 और R3 को देखो, 102/17 तो 17 के 102, 6/1, 18/3, 6/1, 36/6, 6/1, तो रेशियो बराबर आ रहा है तो भी डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 0। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, उसका कोई सा भी रो या कोई सा भी कॉलम, ठीक है, वो किसी सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स में दे रखा हो तो डिटर्मिनेंट को भी हम जब एक्सप्रेस करेंगे तो सम ऑफ 2 मोर डिटर्मिनेंट एक्सप्रेस कर देंगे। जैसे ये दे रखा है आपको, ठीक है, यहाँ पर R1 सम फॉर्म में था तो मैंने डिटर्मिनेंट को तोड़ दिया, A1 A2 A3, बाकी R2 R3 सेम, प्लस फिर ये जो λ1 λ2 λ3 एज इट इज, R1 में से अलग निकाल दिया और बाकी R2 R3 सेम। ठीक है, आप चाहे इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 10 देख लो। इसमें आप R2 को देखो, R2 आपका सम फॉर्म में था तो इसने देखो डिटर्मिनेंट को तोड़ दिया, R1 एज इट इज, R2 में पहले ले लिया ABC, बाद में XYZ, इधर से देखो प्लस करके R1 एज इट इज, अब R2 का क्या ले लिया, 2X 2Y 2Z और XYZ एज इट इज। ठीक है, अभी अब प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट द इक्वल मल्टीप्लाई by corresponding element of other row or column are added, then the value of the determinant remain the same, that is the value of determinant remain same if we apply the operation। ठीक है ना, ये कह रहा है कि Ri की जगह आपको क्या लगाना, Ri + KRJ, और Ci की जगह क्या लगाना, इंटरचेंज करना आपको Ci + KCJ। तो ऐसा करने पर भी डिटर्मिनेंट में कोई चेंजेस नहीं होएगा, ठीक है ना, सेम आंसर सी आएगा। ठीक है, अब आप मेरी बात को यहाँ ध्यान से देखो। यहाँ रिमार्क की बात करते हैं। अगर कोई डिटर्मिनेंट 1 आपने ऑब्टेन करा है, अप्लाइन कैसे, जैसे आपने Ri की जगह क्या इंटरचेंज करा है, KRI, और Ci की जगह क्या चेंज करा है, KCI, टू डिटर्मिनेंट जो आपके पास आएगा वो K टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये थोड़ा सा हम जब सवाल करेंगे तो इस बात को वहाँ पर प्रॉपर समझाऊंगा, ऐसा कब करते हैं और कैसे होता है।
दूसरा स्टेप ये है कि जब हम डिटरमिनेंट पर प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा रहे होते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखो इस बात का, एक साथ आप एक से ज़्यादा स्टेप्स मत करो। पहले एक स्टेप करो फिर दूसरा स्टेप करो। जैसे आपने R1 को चेंज करा R1 + 2 × R2, तो पहले ये स्टेप करो, उसके बाद दूसरा स्टेप करो, नहीं तो गलतियां होने के चांसेस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट ये प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन होगी जब हम 4.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।